Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट बेस्ट एलिमेंट के बारे में। स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट जितना इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन लेमन्स लैंग्वेज में होता है कि एक इंसान को आउट ऑफ एवरीबडी चूज करना, लेकिन क्या ये इतना ही सिंपल होता होगा? व्हाट डू यू थिंक? 1000 लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, उनमें से एक इंसान पिक करना क्या इज इक्वल टू सिलेक्शन? इतना सिंपल है? ऑब्वियसली नहीं। आप इन 1000 लोगों को पहले इवैल्यूएट करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं, उनमें से जो बेस्ट होते हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनमें से जो बेस्ट होता है उसे सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जितना सिंपल साउंड करता है, सिलेक्शन वर्ड जितना सिंपल साउंड करता है, उतना सिंपल है नहीं। सिलेक्शन में भी अलग अलग किस्म की प्रोसेस चलती है पूरी की पूरी, मतलब इसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, और वो सारी ही कंप्लीट करने के बाद किसी इंसान को चुना जाता है। इट सेज सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and choosing the best person out of number of prospective candidates. Selection का मतलब है out of all these candidates, out of all possible candidates, आप क्या कर रहे हैं? आप एक इंसान को चुनने का काम कर रहे हैं। अब वो चुनना किसी भी बेसिस पे हो सकता है और वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी भी कर सकता है। Towards this purpose, the candidates are required to take a series of employment tests. See, I was telling you ना कि ऐसा नहीं है कि 1000 में से मुझे एक इंसान पसंद आया और मैंने उसे अपने यहाँ पे हायर कर लिया। इन 1000 के एक सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, और उसके बाद फाइनली हम किसी को सेलेक्ट करते हैं। एट एवरी स्टेज many are eliminated and a few move on the next stage until the right type of person is found. Okay, यहाँ पे सुनना। देखिए, हमने रिक्रूटमेंट किया, हमने एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक है, एडवर्टाइज किया कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है। ये इतने लोग आए, ये आपको अभी 5 दिख रहे होंगे, लेकिन इनके पीछे हजार की लाइन है, ठीक है, तो 5000 लोग हो गए। अब हमने फर्स्ट टेस्ट लिया तो इनमें से बचे सिर्फ 3000 लोग, ठीक है, इनमें से बचे कितने? 3000 लोग। फिर हमने एक और टेस्ट लिया, उसमें से बचे 1000 लोग, उनमें कितने बचे? 1000 लोग। फिर हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया और कहीं हमने ड्रॉ करने की जगह ही नहीं बची। चलो इधर कर देते हैं। 1000 में से हमने किसी का सबका इंटरव्यू लिया और हमारा बचा एक इंसान, जिसको हमने क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। ये बन गया हमारा राजा, क्योंकि हमने इसको आउट ऑफ एवरीबडी सेलेक्ट किया है। ही इज़ वेरी हैप्पी। सो सिलेक्शन में क्या होता है? रिक्रूटमेंट के चलते हुए बहुत सारे लोग आते हैं, उन लोगों के सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, तो उनमें से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कुछ लोगों को, उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, उनमें से कुछ लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसके बाद फाइनली एक इंसान उनमें से सिलेक्ट किया जाता है। बट स्टोरी यहाँ पे भी एंड नहीं करती, इसके बाद भी स्टोरी चलती है कि हम सेलेक्ट करने के बाद उस इंसान का मेडिकल चेकअप कराते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देते हैं, उसके साथ अग्रीमेंट करते हैं, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, और फिर कहीं आके वो हमारे यहाँ पे बैठता है चेयर पे, प्लेसमेंट होती है आई मीन उसकी। सो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर अपनाया जाता है। हर स्टेप पे कुछ लोग एलिमिनेट होते हैं। 5000 से कितने हो गए? 3000 हो गए, 2000 क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। तो हर सीरीज ऑफ टेस्ट पे कुछ लोग एलिमिनेट होते हैं और बाकी लोग आगे चलते जाते हैं।
The process may start right from the screening of the application. It may continue even after the offer of the employment, acceptance and joining of the candidate. जस्ट जो बात मैंने अभी आपको बोली कि स्क्रीनिंग से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी सिलेक्शन की, वो कहाँ एंड हो रही है? जब हम उस इंसान को एक्सेप्टेंस लेटर दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट आपका और ऑर्गेनाइजेशन का चलेगा। होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, जब वो आपको हायर कर रहे होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को एक कॉन्ट्रैक्ट पे चिपका देते हैं और वो आपको दे देते हैं कि भैया अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। सो ये पूरी प्रोसेस चलती है हमारी। ये मुझे इतना क्यूट लग रहा है कि मेरा डिलीट करने का मन ही नहीं कर रहा, तो हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर ये बोलते हैं दैट it is also because the process of selection, like any other managerial decision, involves judgment about the performance potential of the candidates. देखिए, जब आप किसी जॉब के लिए, मैं स्कूल में बोल देती हूँ, एक टीचर है, फर्स्ट से मैं टीचर हूँ, ठीक है, आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप सब में से मुझे एक इंसान चूज करना है जो एनुअल फंक्शन पे अच्छी स्पीच दे पाएगा, ठीक है। आप सब लोग हैं, आप में से एक इंसान सेलेक्ट करना है जो अच्छी स्पीच दे पाएगा। इनिशियली मैंने सबका नॉलेज लेवल चेक करने के लिए एक रिटन टेस्ट करा लिया। क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 30 मुझे पसंद आए, जिनके बारे में जिनका लिखा हुआ मुझे पसंद आया, और 20 को मैंने उसी टाइम पे क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद उन 20 में से मैंने बुलवा के देखा तो मुझे 10 लोगों की प्रोनाउंसिएशन अच्छी लगी, मैंने उनको रख लिया, बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया। अब इन 10 में से जो बेस्ट मुझे लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि मैं जितना समझ पा रही हूँ कि भैया इनका पोटेंशियल कितना है, अभी आपने एक्चुअली उनका पोटेंशियल देखा नहीं है, अभी आपने नहीं देखा वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप बस एक गैस लगा रहे हैं कि क्या ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और वो गैस आप किस बेसिस पे लगाते हैं, वो कितना अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करता है। बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, वो क्या होता है, मतलब कोई इंसान आया है आपके सामने, आप उस पर क्या छाप छोड़ रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है इन द बेस्ट पॉसिबल वे। उससे पता चलता है कि आप फ्यूचर में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जब इंटरव्यू पे कोई इंसान सेलेक्ट होता है तो ऐसा नहीं होता कि आपने उसकी पोटेंशियल देख ली ही है, नहीं, आप उसकी पोटेंशियल को भी गैस कर रहे हो कि कितनी अच्छी हो सकती है। तो इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस वुड अल्टीमेटली बी टेस्टेड इन टर्म्स ऑफ ऑन द जॉब ऑफ द चूजन पर्सन। एक्चुअल ये मतलब अभी जो मैंने बात बोली आपको कि पोटेंशियल का आप सिर्फ गैस लगा रहे थे, एक्चुअल वो अच्छा है कि नहीं है वो तो तब पता चलेगा ना जब वो जॉब करेगा आपके यहाँ पे आके। कोई भी इंसान तब तक आपको उसके बारे में हर एक चीज़ नहीं समझ में आती जब तक वो उस पर्टिकुलर काम पे ना बैठ गया हो जिसके लिए आपने उसे हायर किया है। तो वो तो जॉब के टाइम पे ही पता लगेगा कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कितना अच्छा नहीं कर रहा है। बट ये पूरा अल्टीमेटली होता है सिलेक्शन प्रोग्राम, सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस भी पढ़ेंगे हम, क्या क्या टेस्ट होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे हम, और ये सब कुछ देखेंगे इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में। लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहती हूँ। आई वॉन्ट आप लोग इसे टुकड़ों में पढ़ें। तो जहाँ आपको लगे कि एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जस्ट ब्रेक लीजिए थोड़े टाइम का, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद दोबारा से शुरू कर देना। अपना ब्रेक कंटिन्यूसली लेते रहो ताकि मैं जो भी बोलती हूँ आपके दिमाग में जाए। तो एकदम से पूरी वीडियो देख ली 1.5 घंटे की 2 घंटे की और दिमाग में जस्ट 10 मिनट 20 मिनट का गया तो कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। तो टॉपिक वाइज टॉपिक देखो, हम कंपाइल कर रहे हैं फॉर योर सहूलियत, लेकिन वो आपके लिए ओवरबर्डन नहीं बनना चाहिए। दैट्स इट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन से महानुभव हुए थे जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी सिलेक्शन के बारे में। डेफिनेशन में हम देखेंगे डेल यॉर्डर की डेफिनेशन, डेविड एंड रॉबिन्स की डेफिनेशन एंड स्टोन की डेफिनेशन। अगर बाय चांस कभी डेफिनेशन देने वाले इंसान का नाम आपको क्लिक ना करे पेपर में, तो ऐसे मत लिख के आना कि हमें नाम याद नहीं आ रहा या फिर डेफिनेशन छोड़ दो उसकी वजह से, ऐसा मत करना। लिखना किसी महानुभव ने ये डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन गिवन बाय अ स्कॉलर, ठीक है। तो वहाँ पे बस उसके बाद डेफिनेशन लिख देना, उतने से काम चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड्स आप लिख के आओ, लेकिन जब बात होती है MCQs की तब आपको ये वर्ड्स याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि
वहाँ पे तो स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं ना, बताओ ये डेफिनेशन किसने दी थी, बताओ वो डेफिनेशन किसने दी थी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बट पेपर में अगर कभी क्लिक नहीं करे रिटन वाले तुम्हारे उसमें, तो वहाँ पे तुम स्कॉलर का नाम, मतलब इस इंसान की जगह स्कॉलर लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट डेली ऑर्डर ने बोला था सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स from within the organization or from the outside the most suitable person for the current position or the future position। ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एक ऐसे इंसान को चूज करना जो कि बेस्ट होगा प्रेजेंट पोजीशन के लिए, प्रेजेंट वैकेंट पोजीशन के लिए, या फ्यूचर में जो वैकेंसी अराइज होने वाली है। अगर देखा जाए ना तो बहुत ही कंक्लूसिव डेफिनेशन दिए इन्होंने हर एक चीज़ को ऐड करने की कोशिश की है। मैं अगर वर्ड्स पढ़ूँ यहाँ से, तो पहले तो इन्होंने लिख दिया कि चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनमें से चूज करना है। सेकेंड इन्होंने बोला फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड, मतलब या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हो सकता है या बाहर से हो सकता है। द मोस्ट सुटेबल पर्सन, मतलब जब आप चूज करोगे तो आपको मोस्ट सुटेबल पर्सन चूज करना पड़ेगा जो कि करंट पोजीशन के लिए भी हो सकता है या फिर फ्यूचर पोजीशन के लिए भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, तो अगर आप इसे लिखना चाहें अपने पेपर में तो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है ये। देन सेकेंड डेफिनेशन है रॉबिन्स की, डेविड एंड रॉबिन्स की। ये बोलते हैं सिलेक्शन इज अ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज टू प्रिडिक्ट द जॉब एप्लीकेंट्स विल बी सक्सेसफुल इफ हायर्ड। ओके, बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन है। व्हाट दे आर सेइंग इज कि सिलेक्शन कुछ नहीं है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप एक ऐसे इंसान को चूज करते हो जो आपको लगता है कि जब आप जॉब कर रहा होगा वो इंसान तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब अभी उसे आपने हायर नहीं किया ऑब्वियसली, अभी आपने उसका काम देखा नहीं है ऑब्वियसली, आप जब उसे हायर करेंगे और वो जब काम करेगा तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा काम करेगा, और ऐसे इंसान को ढूंढना ही तो सिलेक्शन है, ये बोला है इन्होंने। अच्छा, अब मैं अगर कंपेयर करूँ दोनों डेफिनेशन को तो स्टिल मैं बोलूँगी ये वाली डेफिनेशन मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसने ना सिलेक्शन को एक बहुत अच्छे तरीके से बताया है जिसमें उसकी प्रोसेस को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, जबकि इसमें बहुत ही एक नॉर्मल बात बोली है कि एक ऐसा इंसान जिसको आप हायर करोगे, अगर मतलब हम एक्सपेक्ट करें वो अच्छा परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग। तो ये ठीक है, लेकिन वो वाली ज़्यादा अच्छी है। देन selection is the process of differentiating between applicants in order to identify and hire those with a greater likelihood of success in the job. अगेन ये भी थोड़ी बहुत डेविड एंड रॉबिन से मिलती हुई डेफिनेशन है। ये बोलते हैं कि बाकी सब एप्लीकेंट्स के कंपैरिजन में आप इस एप्लीकेंट को थोड़ा अलग कर रहे हैं। क्यों अलग कर रहे हैं? क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जॉब आप इसको दे रहे हैं उस पर ये काफ़ी अच्छा खरा बैठेगा, मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। सो अगेन इसने भी ऑलमोस्ट वही बात बोल दी जो कि डेविड और रॉबिन से बोली थी। एंड स्टिल माई फेवरेट डेफिनेशन विल बी दिस वन ओनली। तो अगर पेपर में आए आप लोग ये वाली चूज़ करना इंस्टेड ऑफ ये वाली। दो ये वाली भी अच्छी है बट ये आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं दे रही है। मतलब एग्जामिनर अगर यहाँ पे आपकी नोटबुक चेक करेगा तो उसको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी कि सिलेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ से उसको पूरी प्रोसेस का एक आइडिया मिल जाएगा। सो माई फेवरेट विल बी विच वन? दिस वन। सो चूज़ दिस। बाकी आगे आपकी मर्जी है, ऑब्वियसली मार्क्स आपको चाहिए, पेपर आपके होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ये थी कुछ डेफिनेशंस किसके बारे में? सिलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि आई सेड कि सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि 1000 में से एक इंसान आपने देखते ही पसंद कर लिया। सिलेक्शन बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया का एक ओवरव्यू दिया हुआ है यहाँ पे जो अब हम पढ़ेंगे। वैसे अगर आप यहाँ पे प्रोसेस देखें तो यहाँ पे ना ऐसे लाइंस खींच के बनाया हुआ है, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरीके से इसे बनाने का तरीका ये है कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद आप ऐसा एरो बनाइए कि इसके बाद होता है ये,
उसके बाद ऐसा एरो बनाइए कि उसके बाद होता है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट सॉन्ग, ऐसा करके दिखाओ। ओके, एनीवेज, यहाँ ये बोलते हैं कि भैया ये पूरी प्रोसेस जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की प्रोसेस है। सोचिए कितने सारे स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले होती है एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब एक बार देखना इंसान को, बेसिक उसका रिज्यूमे देखना और उसी बेसिस पे डिसाइड करना कि क्या इसको आगे की प्रोसेस के लिए लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस को 3 नंबर में, 4 नंबर में एक्सप्लेन करना है तो उतना ही एक्सप्लेनेशन लिखिएगा जो अभी मैं 5-10 मिनट में कवर करूँगी, क्योंकि उसके बाद हम जंप करेंगे हर एक चीज़ के बारे में और डिटेल में बात करने पे। तो वो आप तब करेंगे जब आपसे स्पेसिफिकली वही पॉइंट पूछा जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए चेकिंग द रेफरेंस का कितना वैल्यू है सिलेक्शन प्रोसेस में, तो आपको बहुत भर भर के लिखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज़ में, और वो आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन जो मैं आगे दूंगी आपको वीडियो में। बट अगर पूरी सिलेक्शन प्रोसेस का 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पे सिर्फ उतना ही 1 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा जो मैं अभी करने वाली हूँ। सो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आप रिज्यूमे में देखते हैं कि भैया क्या इस इंसान को आगे लेके भी जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। कुछ लोगों को यहीं पे निकाल देते हैं, जो अंडर क्वालिफाइड लगते हैं वो क्वालिफाइड लगते हैं, उनको वहीं पे निकाल दिया जाता है। फिर होता है सिलेक्शन टेस्ट, मतलब यहाँ पे एक रिटन टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ करवाया जाता है। देन होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मतलब आपसे बाकायदा फेस टू फेस बात की जाती है। फिर आपके रेफरेंस चेक किए जाते हैं, क्या आप किसी अच्छे रेफरेंस से तो नहीं आए, क्या बढ़िया किसी कंपनी से तो नहीं आए, किसी अच्छे से टॉप से सीईओ का रेफरेंस लेके। फिर वो रेफरेंसेस चेक करने के बाद आप अपना डिसीजन फॉर्म करते हैं कि इस इंसान को रख लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब आप किसी इंसान को फाइनल करते हैं तो आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं। अब अगर आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या लेना देना, तो इंसान कोई भी बॉस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इंसान को हायर नहीं करना चाहती है जो कि अक्सर बीमार रहता हो, क्योंकि आप उसे पहले दिन आने का बोलेंगे, वो बोलेगा अरे मेरे को सर दर्द हो गया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन बोल रहा है मेरे पैरों में दर्द हो रही है, चौथे दिन आया, 5वें दिन बोल रहा है अरे मेरा पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसे इंसान को क्या आप हायर करना चाहेंगे, क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहेंगे? ऑब्वियसली नहीं। सो मेडिकल एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप फाइनली उसे जॉब ऑफर देते हैं, आप उसे बताते हैं कि मैं इतने इतने पैसे पे तुम्हें रखने वाला हूँ, इतनी इतनी सैलरी पे तुम्हें हायर करने वाला हूँ। फिर उसके बाद जब वो अग्री कर लेता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों के बीच में, जो कि एक एविडेंशियल वैल्यू होल्ड करता है कि अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी मुकरा अपना काम करने से, तो दूसरे के अगेंस्ट केस हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। सो दोबारा से अगर हम देखें सिलेक्शन प्रोसेस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स में ये कंप्लीट होती है। और ये बोलती क्या है कि सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, कोई इंसान आएगा, बेसिकली उसको शक्ल, उसका हुलिया, उसकी पर्सनालिटी और उसका रिज्यूमे के बेसिस पे उसको जज किया जाएगा। कुछ लोगों को यहीं से वापस भेज दिया जाता है क्योंकि हम उन्हें एप्ट नहीं समझते फॉर द रिक्वायर्ड जॉब। फिर उसके बाद होता है आपका एक रिटन टेस्ट। अच्छा, सिलेक्शन की प्रोसेस थोड़ी बहुत वैरी कर सकती है कंपनी टू कंपनी और स्केल टू स्केल, मतलब अगर लार्ज स्केल में है तो हो सकता है वो ज़्यादा डिटेल में करें, अगर स्मॉल स्केल वाली है तो हो सकता है वो थोड़े छोटे में निपटा दें। तो ये थोड़ी सी मतलब एक आधा स्टेप किसी का मर्ज हो सकता है, एक आधा स्टेप किसी का वो हो सकता है, तो ऐसे रहेगा। तो एक रिटन टेस्ट होता है। अच्छा, रोडीज़ तो आई गेस सबने देखा होगा, तो रोडीज़ में भी यही होता है ना, पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर एक टेस्ट लिखवाया जाता है जिसमें वो फॉर्म फिल करते हैं पूरा अपना बैठ के, जिसके बेसिस पे उन्हें बाद में जज किया जाता है। उसके बाद उनका फेस मतलब ग्रुप इंटरव्यू होता है, वहाँ पे एक और चीज़ होती है ग्रुप इंटरव्यू, वो होता है। फिर उसके बाद फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। तो वैसे ही प्रोसेस चल रही है कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हुई, सिलेक्शन टेस्ट हुआ जिसमें आपने लिखा, उसके बेसिस पे कुछ लोगों को भेज दिया, कुछ लोगों को रख लिया, उसके बाद फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। अच्छा, मैक्सिमम लोगों को इसके बाद ही भेज दिया जाता है क्योंकि फेस टू फेस इंटरव्यू बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है और हर किसी को आप मौका नहीं दे सकते। इसके लिए आप बहुत ही कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रखते हो कि भैया 7 8 9 10 मैक्सिमम कैंडिडेट्स हो जिनका फेस टू फेस इंटरव्यू लेना होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा।
फिर उसके बाद आप उनके रेफरेंसेस चेक करते हो, उनके रेज्यूमे को रेफर करके या उनसे फेस पे ही क्वेश्चन पूछ के। फिर आप अपना डिसीजन फॉर्म करते हो कि आउट ऑफ ऑल दीज पीपल जिन्होंने इंटरव्यू दिया उनमें से बेस्ट कौन सा था। और उसके बाद आप उनका मेडिकल चेकअप कराते हो, जो कि ऑब्वियसली इसलिए होता है ताकि कोई अनहेल्दी इंसान या फिर कोई इल इंसान, सिक इंसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन ना करे, क्योंकि ऐसा इंसान किसी को नहीं चाहिए होता। फिर जॉब ऑफर दिया जाता है एंड लास्टली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है, जिसकी एविडेंशियल वैल्यू होती है, जिसकी एविडेंशियल वैल्यू होती है, इसे ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो सेलेक्ट करने पे ही पिक्चर ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद भी चलती है, 3 चीज़ें उसके बाद भी होती है और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो ये थे सारे पार्ट, सारे पूरी की पूरी प्रोसेस अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हम एक फ्लो चार्ट देखने वाले हैं जिसमें हम इस पूरी प्रोसेस को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे और उसके बाद हम इंडिविजुअली हर स्टेप के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन कि उसको क्यों ऐड किया गया है सिलेक्शन प्रोसेस में। सो आइए देखते हैं अभी हम वो फ्लो चार्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ओके, सो ये है हमारा वो फ्लो चार्ट जो कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझने में मदद करेगा। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे तो 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 2 लेटर्स लिखे हुए हैं शुड से, Y एंड N। इनका क्या मतलब है? Y का मतलब है yes, N का मतलब है no। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये वर्ड्स लिखे हुए हैं Y और N, उनका मतलब है yes एंड no। सबसे पहले वो बोलते हैं स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन आई है रिक्रूटमेंट के चलते हुए उसकी आप स्क्रूटनी कर रहे हैं। स्क्रूटनी करने का मतलब होता है उसको चेक करना बिल्कुल माइन्यूट वे में, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। ये बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने उसे दिया है, यहाँ एरो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इस साइड होना चाहिए। वो बोलते हैं कि उसका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू अगर अच्छा है तो स्टोरी आगे बढ़ेगी, अगर अच्छा नहीं है तो स्टोरी रिजेक्शन में चली जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपने जो स्क्रीनिंग की थी इंसान की, जो सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, अगर उसमें आपको वो इंसान थोड़ा ढंग का लग रहा है, यहाँ पे यस का मतलब क्या है कि वो इंसान आपको थोड़ा ढंग का लगा, और नो का मतलब क्या है वो इंसान आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में अगर वो ओके था, यस, तो स्टोरी आगे बढ़ जाएगी, अगर वो ओके नहीं था, नो, तो स्टोरी रिजेक्शन पे चली जाएगी। यहाँ ये बॉक्स देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नोट किया हो तो फ्लो चार्ट के जितने भी नो 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 वाले वो है ना, वो सारे रिजल्ट कर रहे हैं रिजेक्शन में, और जितने भी यस 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 वाले हैं वो सारे नेक्स्ट 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 लेवल पे जा रहे हैं। सेकेंड ये बोलता है टेस्टिंग होती है, फिर मतलब रिटन टेस्ट लिया जाता है। रिटन टेस्ट का रिजल्ट अगर यस में आया है तो स्टोरी आगे बढ़ेगी, अगर नो में आया है तो स्टोरी वहीं पे एंड हो जाएगी। फिर फाइनल इंटरव्यू होगा, गुड। ये इंटरव्यू कैसा है? अच्छा है तो स्टोरी आगे बढ़ेगी, अच्छा नहीं है तो स्टोरी रिजेक्शन पे चली जाएगी। स्टोरी आगे बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे? चेकिंग रेफरेंस। अगर आपको याद हो तो जब हम फाइनल इंटरव्यू लेते हैं उसमें हम किसी बंदे को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद उसके रेफरेंसेस देखे जाते हैं, तो यहाँ पे आप उनके रेफरेंसेस चेक करेंगे। अगर रेफरेंसेस सही हैं तो स्टोरी आगे बढ़ेगी, अगर रेफरेंसेस गलत हैं तो स्टोरी रिजेक्शन में एंड करेगी। रेफरेंस मिलने के बाद अगर अच्छा था तो सिलेक्शन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इफ मेडिकल टेस्ट इज ओके और नॉट, यस है तो जॉब मिल जाएगी, नो है तो रिजेक्शन हो जाएगा। अगर जॉब ऑफर मिल गया तो उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आई नो बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो गया है, लेकिन आपको बस इतना समझना है कि अभी हमने जो अलग अलग स्टेप्स पढ़े थे, यहाँ पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ,
हमने ये जो स्टेप्स पढ़े थे, ये होता है तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। यही स्टेप्स को अगले वाले फ्लो चार्ट में डिपिक्ट किया हुआ है। बस इतना बोला हुआ है कि सिलेक्शन टेस्ट में कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो वो आगे यहाँ पे चला जाएगा। सिलेक्शन टेस्ट में 2 रिजल्ट हो सकते हैं, एक हो सकता है अच्छा, यस, एक हो सकता है बुरा। बुरा हुआ तो स्टोरी यहीं पे एंड करेगी, इंसान को आप रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन अच्छा हुआ तो स्टोरी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। फिर यहाँ पे स्टोरी यस में जा रही है या नो में जा रही है, नो में जा रही है तो रिजेक्शन होगा, यस में गई तो स्टोरी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। फिर यहाँ पे यस नो, नो के बाद रिजेक्शन आता है, यस के बाद सेकेंड लेवल आता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस लेवल बाय लेवल आप क्लियर कर रहे हैं अगर हर एक चीज़ स्मूथली चल रही है तो। एक बार शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन देखी जाती है, उस एप्लीकेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है आपको आगे लेके जाना है या फिर आपको रिजेक्शन वाले बिन में डालना है। यस हुआ तो आपको आगे लेके जाएंगे, नो हुआ तो आपको रिजेक्शन वाले बिल में डालेंगे। फिर उसके बाद आपकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग अगर ओके है तो आपका अगला स्टेप जाएगा, नहीं ओके है तो आप रिजेक्शन में जाएंगे। फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है, अगर इंटरव्यू सही था तो आप अगले लेवल पे जाएंगे, नहीं लिया जाता तो फिर आप बिन में जाएंगे, रिजेक्शन वाले। रेफरेंस चेक किए, रेफरेंस ओके थे तो आप आगे जाएंगे वरना बिन में जाएंगे। सिलेक्शन हो गया रेफरेंस के बेसिस पे, मेडिकल टेस्ट लिया, मेडिकल टेस्ट ओके आया तो आप आगे जाएंगे वरना आप रिजेक्शन वाले बिल में जाएंगे। ये आप थोड़े से एरो को करेक्ट कर लीजिएगा। और जॉब ऑफर इस तरह से, मैं एक सेकंड के लिए दूर हट जाती हूँ, साइड हो जाती हूँ ताकि आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकें। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और अगर इसे आप एज इट इज़ अपने पेपर में लिख के आते हैं प्रोसेस वाले पेज पे तो ईज़िली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा। आई होप आप ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जहाँ पे हम हर एक चीज़ को एक एक करके बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम करेंगे हमारे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर eliminate unqualified or unfit job seekers based on the information supplied in the application forms. Preliminary interviews help reject misfits for the reasons which did not appear in the application form. Okay. आपने रिक्रूटमेंट कराया, आपने एडवर्टीजमेंट दी, ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट में लिखा, फर्स्ट से मैं अभी बोलती हूँ, ये जो कोविड वाली सिचुएशन है उसके बाद किसी ने जॉब वैकेंसी निकाली है, ठीक है, और उसके टर्म्स बहुत ही लीनियंट रखे हैं और पैसे रखे हैं 50,000 रुपये पर महीना। अब कौन इंसान ऐसी जॉब नहीं करना चाहेगा, स्पेशली जो इंसान अपनी जॉब खो चुका होगा। तो 50,000 रुपये महीने वाले इंसान में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, मतलब ऐसी जॉब के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया। पर जब हमने उनकी एप्लीकेशन फॉर्म्स देखे तो हमें ये समझ में आया कि यार इनमें से तो बहुत सारे लोग मिसफिट हैं, मतलब ये तो क्वालिफाइड भी नहीं है इस जॉब के लिए, मतलब इनका तो कोई पास्ट रिकॉर्ड ही नहीं है। हमने इसमें लिखा था हमें फ्रेशर्स नहीं चाहिए, वी वांट एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 5 years। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं बावजूद इसके कि एक्सपीरियंस आपने लिख दिया है फिर भी फ्रेशर होते हुए भी अप्लाई कर देंगे, थिंकिंग कहीं तो लक लग जाएगा। बहुत सारे लोग करते हैं और एक्चुअली कभी कभी कर भी रहना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कहाँ आपका लक काम आ जाए और कहाँ आपको सिलेक्शन मिल जाए। तो इनमें से 2-3 लोग थे जिनके पास एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, फ्रेशर थे वो, लेकिन उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब देखिए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही नज़र आ जाएगा कि भैया ये तो फ्रेशर है, इनके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है इस फील्ड का, तो वो क्या बोलेंगे, हटाओ इनको। फिर रेस्ट 3 को वो आगे लेके जाएंगे। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में बेसिकली जो अनफिट होते हैं, जो मिसफिट होते हैं, उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए आप पहली ही फुर्सत में उन्हें निकाल देते हैं,
क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है बिना मतलब के अपना और उनका टाइम वेस्ट करने का। अब मेरे को प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही समझ में आ गया ये इंसान कैंडिडेट ठीक नहीं है हमारी जॉब के लिए, बट मैंने फिर भी उसको सिलेक्शन टेस्ट के लिए बुला लिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, आ जाइए, तू लिख के दिखा दे, मैं देख लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं अपना भी और उसका भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इतने ही टाइम में वो कहीं और इंटरव्यू दे आता, शायद उसकी उम्मीद हो जाती जॉब लगने की। इतने ही टाइम में मैं जो बाकी कैंडिडेट्स थे उनके ऊपर थोड़ा और फोकस कर सकती थी, बट दोनों ही नहीं हो पाया क्योंकि मैंने गलत डिसीजन लिया। सो बेसिकली ये बोलते हैं कि मिसफिट लोगों को पहले ही फुर्सत में निकाल दो, और वो फुर्सत कौन सी होती है, हमारी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की होती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से। अब लगे हाथ सिलेक्शन टेस्ट भी पढ़ लेते हैं। ये होता है हमारा सेकेंड टेस्ट, सेकेंड स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ये क्या बोलता है? An employment test is a mechanism, either paper and pencil test or an exercise that attempts to measure certain characteristics of individuals. यहाँ पे ये टेस्ट लिखने का मोटिव ये नहीं होता कि किसकी स्पीड कितनी अच्छी है लिखने की, कौन कितना प्यारा लिख लेता है, किसकी हैंड राइटिंग बेस्ट है वो सेलेक्ट करें, नहीं। यहाँ पे ये टेस्ट लिखवाने का मेन मोटिव होता है आप कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानें। आप उन्हें कुछ ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जिनके आंसर से आपको उनके बारे में और डिटेल्ड वे में पता चलता है। मान लीजिए मुझे एक सिचुएशन दी, मैं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट हो रहा था। वहाँ एक सिचुएशन लिखी हुई थी कि मानिए आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, 2 लोग ऐसे हैं, 4 लोग ऐसे हैं, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? मेरा आंसर वहाँ पे उन पर्टिकुलर लोगों को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ये समझने में मदद करेगा कि मैं किस नेचर की, मैं किस बिहेवियर की, मैं किस माइंडसेट की इंसान हूँ। सो लोगों के माइंडसेट, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए सिलेक्शन टेस्ट कराया जाता है। These characteristics range from aptitude such as manual dexterity and intelligence और personality. So basically ये बोलते हैं कि भाई ये बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए होता है कि इंसान का एप्टीट्यूड लेवल किसका है, दिमाग लगाता है वो सिचुएशन में या नहीं लगाता, सब कुछ सोच समझ के करता है या बिना सोचे समझे कर लेता है, क्या है एग्जैक्टली वो इंसान। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं और उस बेसिस पे हम आगे लेके जाते हैं कुछ लोगों को और कुछ लोगों को यहीं पे निकाल देते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड स्टेप, दैट इज ओके टेस्ट। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम थर्ड टेस्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ओके, सेकेंड स्टेप हमारा होता है सिलेक्शन टेस्ट के बारे में। यहाँ पे टेस्ट नहीं लिखा हुआ है, टेस्ट लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करती है समटाइम्स प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत शॉर्ट में निपटा दी जाती हैं, लेकिन वहीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। जब हमें एक इंसान को हायर करना होता है हम फिर भी थोड़ी चीज़ें स्किप कर देते हैं, लेकिन जब हमें बल्क में वैकेंसी फिल करनी होती है तो हम बहुत ही सिस्टमैटिक वे में करते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि सिलेक्शन टेस्ट बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब ये वैरी करेंगे फ्रॉम पर्टिकुलर कंपनी टू कंपनी। जैसे ही कंपनी छोटी होगी वो हो सकता है 1-2 टेस्ट लेके आपको फ्री कर दे, लेकिन बड़ी कंपनी स्पेशलाइज इंसान चाहती है तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेने की कोशिश करेगी एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेगी। स्कूल का एग्जाम्पल ले हम, तो स्कूल में क्या होता है, पूरे साल टीचर्स हमें पढ़ाती हैं, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चे ने कितनी नॉलेज ली है, राइट। तो वहाँ से हम बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, बच्चा कितना स्मार्ट है, बच्चा कितना चीज़ें ग्रास्प कर रहा था, उसकी ग्रास्पिंग पावर क्या है, ये सब चीज़ें समझ में आते हैं ना टेस्ट लेके। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ की, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आते हैं। ये बोलते हैं an employment test is a mechanism, either paper or pencil test or an exercise that attempts to measure certain characteristics of individuals. These characteristics range from aptitudes such as manual dexterity and intelligence or personality test. Okay, what they are saying is कि in particular test से हम इंसानों की characteristics समझते हैं, right?
कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी वे में हो सकते हैं, हम उनका इंटेलिजेंट लेवल समझना चाहते हैं, इंटेलिजेंस लेवल कि भैया दिमाग से कितना तेज़ है वो इंसान, हम उसकी डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं कि भैया अगर मान लीजिए इसके सामने ऐसी कोई प्रेशराइज सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पे ये क्या करेगा। मतलब देखिए जैसे कई बार क्या होता है, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है कि बताइए वहाँ पे तूफान आया हुआ है, कश्ती इतने की मिल रही है, इतने की मिल रही है, तो आप क्या करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको एक्चुअली डील करने पड़े, ऐसी सिचुएशन आपको एक्चुअली डील करने पड़े, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सिचुएशंस देके वो आपका बेस समझना चाहते हैं कि आप कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं किसी भी प्रेशराइज सिचुएशन में। तो वो सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं इन पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू। अब हम एक बार देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के टेस्ट होते हैं। सी फर्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट, जहाँ पे आपके दिमाग के बारे में देखा जाता है कि आपका दिमाग कितने अच्छे से फंक्शन कर रहा है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। ये कुछ टेस्ट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ में, लेकिन हम क्योंकि सारे टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं ताकि केस स्टडीज़ आए तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये कौन सा टेस्ट था, इसलिए एक एक टेस्ट को इंडिविजुअली लेके हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टेस्ट, जो कि है क्या, इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, इंटेलिजेंस टेस्ट में हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है, दिमाग की फोटोग्राफ। तो ये पर्टिकुलर टेस्ट किससे एसोसिएटेड होगा, ऑब्वियसली दिमाग से एसोसिएटेड होगा। किस इंसान का दिमाग कितना अच्छा काम करता है वो इस टेस्ट के थ्रू पता लगाया जाता है। आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हो सकता है एट टाइम्स आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस दी जाएं और आपका इंटेलिजेंस लेवल चेक किया जाए। सी पहले के कुछ ज़माने ऐसे होते थे जहाँ पे आपसे रिटन टेस्ट लिए जाते थे, स्पेसिफिकली रिटन टेस्ट, ठीक है। फिर लोगों को समझ में आया कि किसी का इंटेलिजेंस लेवल या फिर एप्टीट्यूड चेक करने के लिए ज़रूरी नहीं है उसको पेन पेपर ही दिया जाए। कुछ लोगों का दिमाग वैसे बहुत अच्छा काम करता है लेकिन वो लिखने में बहुत पुअर होते हैं, तो इन्होंने एक्सरसाइजेस फॉर्म कर दी कि अब हम एक्सरसाइज से पता लगाएंगे कि इंसान कितना इंटेलिजेंट है, कितना उसका दिमाग अच्छे से काम करता है। तो किसी ऑफिस में हो सकता है आपको रिटन टेस्ट देना पड़े, ऑन द अदर साइड किसी ऑफिस में हो सकता है आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़े। सो दोनों ही वे से वो आपको एनालाइज कर रहे होंगे। अब क्या होता है, कुछ बच्चे ना ये करते हैं कि टेस्ट के भरोसे ही बैठे रहते हैं, मतलब वो ये नहीं देखते कि उनको वो टेस्ट लिखते वक्त या उनको वो एक्सरसाइज करते वक्त भी एनालाइज किया जा रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है, मे बी आपने पुअरली परफॉर्म किया हो, लेकिन जिस कॉन्सेंट्रेशन से, जिस कामनेस से आप उस टाइम पे अपनी वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे थे, आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस पर्टिकुलर कामनेस के बेसिस पे ही आपको जज करके रख लिया जाए। तो हर एक स्टेप, हर एक लेवल, हर एक तरीका इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो हर किसी को बहुत ही ज़्यादा क्रूशल वे से देखना चाहिए। It says this is one of the important psychological tests used to measure the levels of intelligence quotient of an individual. It is an indicator of person's learning ability or the ability to make decisions and judgment. इंसान कितना अच्छा सीख सकता है, क्योंकि हो सकता है ना आपने इंसान को रख लिया, वो बहुत सही था काम में, लेकिन आप उसे एक काम सिखा रहे हो, वो अगली बार फिर उसको भूल रहा है, फिर भूल रहा है, फिर आपको समझाना पड़ रहा है, फिर भूल रहा है, फिर आपको समझाना पड़ रहा है, और आपकी गाड़ी ऐसे ही चलती जा रही है। एक टाइम आएगा जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। 1 से 2 बार इंसान, कोई भी इंसान आपको समझाता है, तीसरी बार वही चीज़ समझानी पड़े, चौथी बार वही चीज़ समझानी पड़े, तो इंसान इरिटेट हो जाता है कि भैया क्या है, इससे बढ़िया तो मैं खुद ही कर लूँ। जैसे स्कूल में टीचर्स बोलते ज़रूर है कि तुम मुझसे 100 बार क्वेश्चन पूछना, मैं तुम्हें आंसर करूँगा, लेकिन वही क्वेश्चन अगर तुम 3 से 4 बार उनसे पूछ लो ना, तो उनके फ्रस्ट्रेशन लेवल आपको उनके फेशियल एक्सप्रेशन से देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा होता है। नोबडी वांट्स कि हम एक ऐसा एम्प्लॉय हायर करें जिसको हर अगली बार जब वो काम कर रहा होगा उसको वो समझाना पड़े, याद दिलाना पड़े। आपका रिमेम्बरेंस लेवल कितना अच्छा है उसी के बेसिस पे आपको जॉब मिलती है एट टाइम्स। आप कितना अच्छे से ग्रास्प कर सकते हो, आप इतना अच्छे से रिटेन कर सकते हो अपने दिमाग में, उन सब चीज़ों के बेसिस पे आपको मिलती है क्या, आपकी जॉब। सो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो ये था हमारा फर्स्ट टेस्ट। इसके बाद है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके,
सो ये बोलते हैं इट इज़ अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। इंसान कितनी तेज़ी से नई स्किल्स सीखता है वो डिसाइड करता है एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे हम ये जज करते हैं, देखिए अभी आपने उस इंसान के साथ काम नहीं किया तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये टेस्ट लेके आप उन्हें थोड़ा सा जज तो कर सकते हैं, गेस तो कर सकते हैं कि इंसान कैसा निकलेगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आप देखते हैं कि इस इंसान का दिमाग कितना जल्दी वर्क करता है और कितनी जल्दी ये चीज़ों को, नई स्किल्स को सीख लेता है। फिर ये बोलते हैं इट इंडिकेट्स द पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप, सच टेस्ट आर गुड इंडाइसेस फॉर फ्यूचर सक्सेस स्कोर। ये बोलते हैं इससे आपको पता चलेगा पोटेंशियल कितना है एम्प्लॉय में, कितना आगे जा सकता है वो, उसका फ्यूचर स्कोर क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चल जाती है। एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस, क्वेश्चंस, देन सम रीजनिंग, सम सिचुएशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगेन ये भी क्या है, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाने वाली चीज़ है। जैसे इंटेलिजेंस लेवल क्या था, नॉलेज चेक करने वाली चीज़ थी कि आपने कितनी नॉलेज ग्रास्प की और कितनी रिटेन कर पाए हो। एप्टीट्यूड टेस्ट से हाउ इजीली यू लर्न समथिंग न्यू वो देखा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों को लेके कंफ्यूज नहीं हो रहा है। इंटेलिजेंस टेस्ट इज मोर लाइक आप कितना रिटेन कर पा रहे हो नई चीज़ों को और कितना आप सीख के आए हो, कितना नॉलेज लेवल आपका अच्छा है। वेयर एज एप्टीट्यूड टेस्ट इज मोर लाइक स्मार्टनेस कितनी है आप में। होते हैं ना, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंट, एक होता है स्मार्ट। टीचर समटाइम्स कुछ लोगों को इंटेलिजेंट तो बोलती है लेकिन स्मार्ट नहीं बोलती, और कुछ लोगों को इंटेलिजेंट नहीं बोलती लेकिन स्मार्ट ज़रूर बोलती है। यूजुअली देखना जो स्कूल में बैक बेंचर्स होते हैं वो पढ़ने में इतने खास नहीं होते, तो टीचर उनको कभी इंटेलिजेंट नहीं बोलती, लेकिन टीचर एट टाइम्स उन्हें बोलती है यार तुम बहुत स्मार्ट हो, क्योंकि द वे दे परफॉर्म ना वो अलग होता है उनका। और ऐसा नहीं होता कि उन्होंने नॉलेज नहीं पाई है तो उनका दिमाग काम नहीं करता। वन इज मोर लाइक दिमाग कितना अच्छे से फंक्शन करता है, दूसरा इज आपने कितना ओवर द टाइम ग्रास्प किया है उसी एक पर्टिकुलर दिमाग में। सो दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मैंने देखा है बच्चों को एक्चुअली क्या करते हैं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं होना है, दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये हो गए हमारे दो टेस्ट। अब है हमारा थर्ड टेस्ट जो कि है पर्सनालिटी टेस्ट। अब ये क्या बोलता है, देखिए पर्सनालिटी टेस्ट क्या बोलता है। पर्सनालिटी टेस्ट प्रोवाइड क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशंस, हर रिएक्शंस, हर और हिज रिएक्शंस, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम एक्सेट्रा। अब एक इंसान, अच्छा ठीक है, एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ लड़के होते हैं, आते हैं, खुद की चेयर खींचते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ लड़के ऐसे होते हैं, आते हैं, पहले अपने साथ जो होता है, इफ़ देयर इज़ अ फीमेल मेंबर या फिर सीनियर मेंबर, उनके लिए चेयर खींचते हैं, उनको बिठाते हैं, उसके बाद खुद बैठते हैं। आप मुझे बताइए दोनों ही सिचुएशन में क्या डिफरेंस है। पहले वाली सिचुएशन में ये कोई मीननेस नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैनर्स की बात है, हाउ जेंटलमैन यू आर वो देखा जाता है। तो यहाँ पे समवट हम बोल सकते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में ना सिर्फ आपकी शक्ल और हुलिया देखा जाता है जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, बल्कि आप कितने मैनर्स के साथ आए हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके फैमिली सिस्टम्स कैसे हैं जो आपकी हरकतों में दिखते हैं। जब भी कोई इंसान उल्टा काम करता है तो हम क्या बोलते हैं, माँ बाप ने यही सिखाया है। दैट मीन्स वॉट, आप जो करते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पेरेंट्स क्या सिखाते हैं आपको, यही है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में ओवरऑल देखा जाता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। अब इसमें ये नहीं देखते कि आपके पापा मम्मी क्या करते हैं, क्या है, कैसा है, नहीं, उन्होंने आपको ओवर द टाइम क्या सिखाया है और आप क्या सीख पाए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। तो ये बोलते हैं आपका वैल्यू सिस्टम किस तरह का है। अब एक क्वेश्चन है, वैल्यू सिस्टम पता करना क्यों ज़रूरी है। तुम तो हमें हमारे काम के लिए हायर कर रहे हो ना, हम तो एम्प्लॉय बनने वाले तुम्हारे लिए, हम तो तुम्हारे लिए काम करने वाले। तो ये वैल्यू सिस्टम का क्या काम है बताओ, कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी गैस लगाओ, फिर मैं बताऊंगी। सी, वैल्यू सिस्टम का ये काम है कि आज अगर आप कुछ उल्टा दिखाते हैं, अपनी ऐसी कुछ वैल्यूज़ दिखाते हैं जो कि एम्प्लॉयर को पसंद नहीं आती हैं, दैट मीन्स फ्यूचर में भी आप कुछ उल्टा कर सकते हैं। हो सकता है आप एथिकल वैल्यूज़ को ना फॉलो करें,
हो सकता है आप धोखाधड़ी करें, हो सकता है आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देने की बात करें, हो सकता है आप राइवल्स के साथ मिलकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट स्टोरी करके उन्हें दे रहे हो। ये सब चीज़ें एक ऐसा इंसान कर सकता है जिसका वैल्यू सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन अगर पहले ही आप ये रिफ्लेक्ट कर दे कि हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हमने एथिक्स, हमने मोरालिटी, ये सारी चीज़ें सीखी हैं और हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर वो सारी चीज़ें डाली हैं, तो आपका एम्प्लॉयर भी थोड़ा सा आपके ऊपर श्योरिटी दिखाएगा कि हाँ यार ये इंसान ना लॉयल रहेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। और ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं। Nobody wants to appoint someone जिनके ऊपर वो ट्रस्ट ही ना कर पाए। मैं एक इंसान को हायर कर रही हूँ लेकिन मैं उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि वो भैया सही होगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन की, पहली फुर्सत में वो मुझे धोखा दे के भागेगा, तो ऐसे एम्प्लॉय को क्या मैं एक्चुअली हायर करना चाहूँगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये वैल्यू सिस्टम देखना, ये इमोशन, ये रिएक्शन, ये मैच्योरिटी लेवल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आप बोलेंगे मैच्योरिटी लेवल क्यों देखा जाता है? हमें तो काम करना है ना, हमारे तो फंक्शन क्या है, काम करने के है, मतलब हमें तो बेसिकली अपना स्किल्स दिखाना है उनको। बट ऐसा नहीं है। समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ें आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, कंडीशंस आती हैं जहाँ पे आपको अपनी मैच्योरिटी लेवल भी दिखानी पड़ती है। दो एम्प्लॉयज लड़ रहे हैं, एक आपका बेस्ट फ्रेंड है, दूसरा है, मतलब आपका एनिमी है फिर से। अब अगर आप यहाँ पे इमेच्योरिटी दिखाएंगे ना, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ही सपोर्ट करेंगे, नो मैटर सामने वाला इंसान सही क्यों नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप मैच्योर होंगे तो आप कोशिश करेंगे आप न्यूट्रली उनकी बात सुने और उसके बाद कुछ डिसीजन लें। तो मैच्योरिटी लेवल आपको अच्छा डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है, नाउ आई गेस आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये बताने के लिए कि इस टेस्ट के बेसिस पे हम इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी को देखते हैं। क्या उस इंसान में क्षमता है, क्या वो इंसान लॉयल रह सकता है, क्या उस इंसान के बैकग्राउंड के जितने भी वैल्यू सिस्टम है वो स्ट्रांग है, वो सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं इस एक पर्टिकुलर टेस्ट में। सो ये बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है इंसान की फ्यूचर हरकतें समझने के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा टेस्ट, ट्रेट टेस्ट। अब देखिए ये क्या बोलता है, दीज टेस्ट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये टेस्ट क्या करता है, इंडिविजुअल की एग्जिस्टिंग स्किल्स, उसने क्या सीखा हुआ है वो देखने में मदद करता है। दे मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस दिया हुआ एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेट टेस्ट में। ये बोलते हैं यहाँ पे हम देखते हैं वो कितना अच्छा नेगोशिएटर है, उसको कितनी नॉलेज है ऑलरेडी, वो कितना बढ़िया करके आया है, वो कितना अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकता है। मतलब एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि डिसीजन मेकिंग हर एक चीज़ में क्यों आ रहा है। तो देखिए, चाहे इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे एप्टीट्यूड की बात हो, चाहे हम बोले हमारे किसी और पर्टिकुलर चीज़ पर्सनालिटी की बात हो, हर एक जगह कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग तो आती ही है। तो ये पॉइंट आप हर एक चीज़ में लिख सकते हैं बिना सोचे। यहाँ पे अगेन ट्रेट टेस्ट में ये देखते हैं कि आप में एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी हैं। ये बोलते हैं कि आपको लगेगा ये तो बिल्कुल एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा है जहाँ पे आपकी स्किल्स मेजर की जा रही है, तो नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। एप्टीट्यूड टेस्ट में हाउ ईजिली, हाउ फास्ट यू आर गोइंग टू लर्न न्यू स्किल्स, उस चीज़ के बारे में बात होती है। वेयरएज ट्रेट टेस्ट में व्हाट स्किल्स यू ऑलरेडी हैव, उसके बारे में बात होती है। मतलब एक ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी आपके अंदर है वो ट्रेट टेस्ट से पता चलेगी, और एक ऐसी चीज़ जो आप कितना इजीली सीख सकते हो फ्यूचर में वो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू पता चलेगी। सो एप्टीट्यूड टेस्ट इज मोर लाइक फ्यूचर स्किल्स कितने अच्छी तरह सीख पाओगे, और ट्रेट टेस्ट इज मोर लाइक आपने अभी तक कितनी स्किल्स एक्वायर की हैं। सो वो पर्टिकुलर चीज़ पता लगती है यहाँ से। So again they say they measure the level of knowledge and proficiency in the area of professional or technical training. टेक्निकल ट्रेनिंग आपकी कितनी स्ट्रांग है, कितनी आपने नॉलेज ग्रैस्प की है। वो होता है ना स्कूल में हम सीखते तो बहुत कुछ है, लेकिन आज आपको कितना याद है, क्यों नहीं याद है, क्योंकि आपने रट्टाफिकेशन किया था। अगर वही सब चीज़ें आप सीखते, समझते, उनके कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करने की कोशिश करते, तो उस टाइम पे आपको समझ में आता कि आज आपको वो सारी चीज़ें याद होती। मुझे बताओ किस किस को याद है कि हिस्ट्री में गांधी जी ने कब क्या किया था? मोस्ट ऑफ द पीपल
नहीं याद होगा। क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि वहाँ पे वो रटा था यार, हिस्ट्री में पास होना था तो रट के हमने काम चला लिया। लेकिन वही चीज़ आप गांधी जी के प्रिंसिपल्स को समझते, आप गांधी जी की इंटेंशंस को समझते, आप उस टाइम पे सिचुएशन की रिक्वायरमेंट को समझते, तो आपको ये सारी चीज़ें आज भी याद होती लाइन बाय लाइन। किस किस को याद है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहले आई थी, चौरा चौरी मूवमेंट बाद में आई थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? चौरा चौरी मूवमेंट नहीं थी एक्चुअली, वो एक वो था जब जलाया वलाया गया था, ठीक है, मुझे याद है बट अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा जाता है कि आपने पहले कितना सीखा है, जो कि एक्चुअली सीखा है इंस्टेड ऑफ रटने के, वो पता चलता है ट्रेड टेस्ट से। सो ये हो गया हमारा एक और टेस्ट जो कि है टेस्ट नंबर 4। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट टेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट टेस्ट। देखिए हमेशा बोला जाता है, इवन हमारे 3 इडियट्स वाली कॉन्सेप्ट में भी यही बोला था। 3 इडियट्स में वो जो फोटोग्राफर फ्रेंड था आमिर खान का, उसको हमेशा क्यों बोलता था कि तू इंजीनियर मत बन, तू इंजीनियर मत बन, तो फोटोग्राफर बन। क्यों बोलता था ऐसा? क्योंकि जो काम आप दिल से करो वो आप ज़्यादा अच्छा करते हो, इंस्टेड ऑफ जो काम आपको ज़बरदस्ती करना पड़े। अब मुझे बताओ, किसी इंसान को ज़बरदस्ती यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए चलो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाओ, क्या वो अच्छा पढ़ा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। कोई इंसान को ज़बरदस्ती स्वीट्स की शॉप पे रख दिया जाए कि चलो स्वीट्स बनाओ, क्या वो अच्छे स्वीट्स बना पाएगा? क्या वो अच्छा कुक कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भैया उसका इंटरेस्ट नहीं है। और वहीं पे अगर आप एक ऐसे इंसान को उसकी जगह पे रखो जिसको खाना बनाने का शौक है, जिसको स्वीट्स बनाने का शौक है, तो वही काम वो बहुत अच्छे तरीके से करेगा, दिल से करेगा। तो यहाँ ये बोलते हैं इंटरेस्ट टेस्ट से हम काइंड ऑफ देखते हैं कि इंसान का, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट किस किस तरफ है, सो दैट हम एनालाइज कर पाएँ कि कल अगर हम इसे हायर करते हैं तो हो सकता है हमने इसको प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए हायर करा है, मतलब हम इसको टेक्निकल चीज़ें दे रहे हैं संभालने के लिए कि सिविल वाला मैटर संभाल लेना, ये वाला मैटर संभाल लेना, और ये इंसान आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो क्या वो अच्छा परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा। तो इंटरेस्ट टेस्ट से आपको पता चलता है कि इस इंसान के इंटरेस्ट क्या क्या हैं, और उसी के बेसिस पे आप जज करते हैं कि क्या ये जॉब इसके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है इसके इंटरेस्ट ऑलमोस्ट डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है, तो आप कोशिश करेंगे उसे आप अपनी जॉब पे नहीं रखने की, क्योंकि अगर आपने उसे रख लिया तो वो मन से काम नहीं करेगा, और जो काम आप मन से ना करो वो अच्छा नहीं होता है कभी भी। इसलिए बोलते हैं लाइफ में जो करना है, छोटा बड़ा जैसा मर्जी, हमेशा मन से ही करना। ज़बरदस्ती दूसरों को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को खुश करने के लिए, इधर वालों को दिखाने के लिए, रिलेटिव्स को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कभी मत करना। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जिन्होंने वो प्रोफेशन चूज किया जो मैंने किया, CS, ठीक है। अब सम ऑफ देम आर नॉट हैप्पी विद द जॉब, ठीक है, उनको खुशी नहीं मिलती CS वाले काम में। अब आपको जिस काम में खुशी नहीं मिलती ना, आप उस काम को 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, 3 साल कर लो, हो जाता है, इजीली हो जाता है, 3 साल तक खिंच जाता है। लेकिन चौथे साल में आपको वो चीज़ें खलने लग जाती हैं। पहले आपको पैसा दिखाई दे रहा था, बट अब आपको पैसा नहीं दिखाई दे रहा, आपको ये दिख रहा है कि आप अनरेस्ट फील कर रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है कि मैंने ये क्यों चुना, मेरा मन नहीं करता ये करने का, आपको मोनोटोनस काम लग रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में आप ऊबने लग जाते हो। और कोई भी प्रोफेशन अगर आप अपनी लाइफ में चूज करते हो, कोई भी काम, एम्प्लॉयमेंट, वट एवर द केसेस, कुछ भी सेलेक्ट करते हो, ये याद रखना लाइफ टाइम वही काम करना है, जब तक 60 साल के नहीं हो जाते, जब तक 62 ईयर्स के नहीं हो जाते, रिटायरमेंट नहीं मिल जाता। तो गलती से भी ऐसा कोई काम मत चुनना जो आपको खुश ना रख सके। अब बहुत बार होता है, बच्चे मुझसे पूछते हैं कमेंट में कि मैम आप CS हो, आप जॉब क्यों नहीं करते हो? बहुत बार मैंने ये रीड किया है, और मेरा मन करता है मैं उनको बताऊं कि मैं क्यों नहीं जॉब करती। उसका रीज़न ये है कि जॉब में मुझे खुशी नहीं मिलती, मुझे खुशी ज़्यादा पढ़ाने में मिलती है, तो आई एम डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। आपका जो मन करे आप वही काम करो लाइफ में, एंड दिस इज सेलेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान हो गया आज के लिए, बट लेट इट बी। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिए क्या, हमारे इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग, व्हिच इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू,
नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। अब आप बोलेंगे कि मैम अभी इतने सारे टेस्ट ले लिए इन्होंने, उसके बाद भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें एम्प्लॉय रखना है कि नहीं रखना है, मतलब इसके बाद भी ये इंटरव्यू ले रहे हैं। तो देखिए ज़रूरी होता है। रोडीज देखा है किसी ने, शो आता है एक MTV पे, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ पे आप आते हैं, आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, इसे आप मान लीजिए आपका टेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक GD रहती है, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे वो देखते हैं कि कौन सबसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि किसने कितना बोला, वो ये देखते हैं, वो आपकी पूरी प्रोसेस को देखते हैं GD की, जिसमें वो एनालाइज करते हैं कि ये इंसान कितना एक्टिव था, आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। वो ये देखते हैं हाउ एक्टिव यू आर इन दैट डिस्कशन, ठीक है। तो उस बेसिस पे एनालाइज करके वो कुछ लोगों को पिक करते हैं जिनके साथ फेस टू फेस क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं उनका, काइंड ऑफ ऑडिशन या कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कुछ लोग आते हैं जो उनका फॉर्म होता है ना रोडीज में, उसमें बहुत ही बकवास लिख के जाते हैं, कुछ कुछ बड़ा 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 बढ़ा चढ़ा के सब कुछ लिख के जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो 4 मेंटोर्स के सामने आते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है। आपने ये चीज खुद भी नोटिस की होगी, आप किसी से मैसेजेस में बात करते हैं तो आप किसी भी एक्सट्रीम लेवल पे बात कर सकते हैं, लेकिन वही इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो कई बार आपकी बोलती बंद हो जाती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमें वो इंसान सामने नहीं दिखता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन अगर किसी इंसान का एक्चुअली कॉन्फिडेंस लेवल दिखना हो तो उससे फेस टू फेस डिस्कशन करो। आपको ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल बल्कि उस पर्टिकुलर इंसान की पर्सनालिटी को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है अगर आप उससे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करते हैं तो। जैसे अब मैं बोलूँ सोशल मीडिया पे आपने जनरली देखा होगा किसी भी फिल्म स्टार की फोटो वगैरह डली होती है। फॉर सो इंस्टाग्राम पे आलिया भट्ट ने अपनी कोई फोटो डाली है, 100,000 लोग होंगे नेपोटिज्म, नेपोकेड, ये किड वो किड, मतलब बकवास करके जाएंगे। लेकिन वही इंसानों को अगर आप आलिया भट्ट के सामने खड़ा कर दो, उनमें से एक इंसान भी बोल नहीं पाएगा, सबकी बोलती जिप अप। क्यों? क्योंकि अगेन लिखने में दूर से बिना इंसान को देखे हुए आपका ओवर कॉन्फिडेंस बोलता है। आप ऐसी चीजें भी लिख देते हैं जो एक्चुअली आपके अंदर नहीं होती हैं। आप अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आपसे फेस टू फेस बात हो जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो ये फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन इसलिए ज़रूरी होती है, इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए, इंसान एक्चुअली इतना अच्छा है जितना उसने टेस्ट में परफॉर्म किया है, इंसान की कैपेबिलिटीज़ क्या है, इसकी पर्सनालिटी क्या है, और वैल्यू सिस्टम जो ये दिखा रहा था क्या वाकई में ये वैसा ही फील करता है या वाकई में वो वैसा ही है, वो मैच्योरिटी लेवल जो ये अपने टेस्ट में बता रहा था क्या वो मैच्योरिटी लेवल एक्चुअली इसमें है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ कराना ज़रूरी होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो टेस्ट को स्किप कर देती हैं, सिलेक्शन वाले टेस्ट होते हैं ना उनको स्किप कर देती है, लेकिन इंटरव्यू को मैंने आज तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्किप करते हुए नहीं देखा हुआ। आप इवन इंटर्न्स को भी हायर करते हैं तो उनका भी आप इंटरव्यू लेते हैं। तो ये तो एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। ये बोलते हैं इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल in-depth conversation conducted to evaluate the applicant's suitability for the job। इंसान की एक्चुअल इवैल्यूएशन जो होती है वो होती है इंटरव्यूज के थ्रू, जिसमें इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन की जाती है। हो सकता है सिलेक्शन टेस्ट में उन्होंने 2 लाइन लिखी हो जिससे आप इम्प्रेस हो गए हो, लेकिन अब इंटरव्यू में जब आप उनसे 2 लाइनों से आगे पूछ रहे हैं, इन डेप्थ में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता चला उस इंसान ने तो सबका क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। कैसे कर दिया? वो 2 लाइनें तो दिखाने की थी, जब वो एक्चुअली बोलना शुरू होता है तो वो उगलता है और सब निकल जाता है जो उसके दिल में एक्चुअली छुपा होता है, जो कि हो सकता है आपको पसंद ना आए, जो कि हो सकता है इससे कॉन्ट्रेरी हो, जो कि हो सकता है आप अलग पढ़ रहे थे, इसे किसी और सेंस में पढ़ रहे थे और वो किसी और सेंस में लिख रहा था।
तो ये सारी चीज़ें आपको जानने का मौका मिल जाता है, किस वजह से? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के कारण, वो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन के कारण। The role of interviewer is to seek information and that of interviewee is to provide the same, though in present times the interviewer also seeks information from the interviewer. See, पहले एक ज़माना होता था कि जो इंटरव्यू ले रहा होता था वही इंटरव्यू देने वाले से इंफॉर्मेशन चाहता था, लेकिन अब एक ज़माना है जहाँ पे ये भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहता है। तो हो सकता है ये भी आज की डेट में इंफॉर्मेशन मांगे इस पर्टिकुलर उसमें। जैसे कई बार होता है, देखा गया इंटरव्यूई जो होता है ना, जो इंटरव्यू देने के लिए आया है, वो इंसान ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे से समझना चाहता है। इट शुड नॉट ऑलवेज बी कि ऑर्गेनाइजेशन हमें सेलेक्ट कर रहे हैं, ये भी होना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब भी कुछ चूज करते हो, मेक श्योर यू आर इंटरेस्टेड इन इट, राइट? तो आप अगर ऐसी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन चूज कर रहे हो वर्किंग के लिए, हो सकता है वो आपको हायर कर ले, लेकिन बाद में चल के आपको ऑर्गेनाइजेशन पसंद ना आए। इसलिए आपके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही समझना ज़रूरी है जितना कि ऑर्गेनाइजेशन को आपको समझना ज़रूरी है। सो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम शिफ्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप इस पर्टिकुलर जॉब पे किस इंसान का रेफरेंस लेके आए हैं। यूजुअली क्या होता है, जब भी आप कोई नई जॉब पे जाते हैं, ऑब्वियसली वो इंसान तो आपको जानते नहीं है, तो वो ये जानना ज़रूर चाहते हैं कि आप किसके रेफरेंस से आ रहे हो। मान लो मैं हूँ जो जॉब प्रोवाइडर हूँ, ठीक है। अब कोई जॉब सीकर मेरे सामने आया है, लेकिन मैं उसे फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्या मैं उसे ट्रस्ट कर पाऊंगी? फर्स्ट इंस्टेंस पे तो ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पता लगा कि ये मेरे किसी फ्रेंड के यहाँ पे पहले काम करके आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। मुझे ऐसा लगेगा यार ये मेरे फ्रेंड के यहाँ पे काम किया है और ये मेरे फ्रेंड का रेफरेंस लेके आ रहा है, मतलब वो इसके काम से खुश था तभी उसने रेफरेंस दिया। जब तक कोई आपके काम से खुश नहीं होता तब तक वो आपको कोई रेफरेंस नहीं देगा ना। इट्स जस्ट लाइक जब हम स्कूल से हमारा वो सर्टिफिकेट लेते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट हमें सिर्फ कॉलेज में सबमिट करना होता है। लेकिन आप मानिए किसी इंसान ने टीचर को बहुत ज़्यादा परेशान किया है 11th-12th में, क्या उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कुछ अच्छा लिखा आएगा? ऑब्वियसली नहीं। कोई इंसान आपको अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तभी देगा जब आपने उसके लिए कुछ अच्छा किया होगा या जब आपने उसको अच्छा बिहेवियर शो किया होगा। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे वो इंसान रेफरेंस, मेरा फ्रेंड रेफरेंस उसे क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने उसके लिए अच्छा काम किया है। अब मैं वो देखूंगी तो मेरा मतलब ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मुझे ये समझ में आएगा ये इंसान लॉयल था, इसने अच्छा काम किया तभी इसको रेफरेंस मिला और मैं इसको हायर करने के लिए शायद हो सकता है अब क्या कर दूं, हाँ बोल दूं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि दो इंसान हैं, इक्वली इंटेलिजेंट हैं, इक्वल इनका एप्टीट्यूड है, अच्छे स्किल्स हैं, दोनों इक्वल है हर वे में, लेकिन ये इंसान बिना रेफरेंस के आया है जबकि ये इंसान रेफरेंस से आया है, तो एट टाइम्स ऐसा देखा गया है इस इंसान को सिलेक्ट कर लिया जाता है। क्योंकि आप पास्ट में किसके लिए कैसा काम करके आए हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और वही चीज़ चेक होती है यहाँ से आपका बैकग्राउंड चेक, मतलब आप पहले किसके लिए काम करते थे, क्या आपका कोई बुरा रिकॉर्ड तो नहीं है। मान लीजिए आप गए एक नई ऑर्गेनाइजेशन में, आपने यहाँ पे बताया कि मैम मैं पहले XYZ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। उन लोगों ने आपसे पूछा रेफरेंस लाए हैं, आपने बोला नहीं लाए मैम। उन्होंने पूछा ला सकते हैं, आपने बोला नहीं मैम। तो वहाँ पे उनके दिमाग में एक डाउट आ जाएगा ये रेफरेंस क्यों नहीं ला रहा, ऐसा क्या काम करके आया हुआ है वो XYZ ऑर्गेनाइजेशन में कि रेफरेंस नहीं ला पा रहा। फिर हो सकता है वो XYZ को कांटेक्ट करे, ये बोले कि सर वो तो हमेशा लड़ता रहता था, यहाँ से भी लड़ाई झगड़ा करके ही काम गया और काम तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं करता था। तो आपको समझ में आ गया कि उसे रेफरेंस क्यों नहीं मिला था। तो यहाँ पे क्या ऐसे इंसान को आप हायर करेंगे जिसका बैकग्राउंड इतना बुरा है, जिसका रेफरेंस ही नहीं मिल रहा है, जिसका पास इतना बेकार है,
ऑब्वियसली नहीं। जब भी आपको नई जॉब पे जाना होता है पुरानी जॉब छोड़ के, तो यही देखा जाता है कि भैया इंसान कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था या कैसा परफॉर्म कर रहा था अपनी पुरानी जॉब पे। अब आप पूछेंगे कि मैम फ्रेशर क्या करें ऐसे टाइम पे, मतलब रेफरेंस तो वही इंसान ला सकता है जो कि क्या हो, पहले से कहीं एम्प्लॉयड हो, क्योंकि वो पुराने वाले एम्प्लॉय का रेफरेंस लाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि फ्रेशर रेफरेंस नहीं ला सकता है, फ्रेशर भी रेफरेंस ला सकता है। फर्स्ट से मैं बोलूँ, मेरे को मेरे छोटे भाई को कहीं लगवाना है, तो वो मेरा रेफरेंस लेके जा रहा है, वो थर्ड पर्सन मुझे जानता है, तो यहाँ पे मेरा रेफरेंस विल बी मोर देन ओके फॉर दैट थर्ड पर्सन टू हायर माई ब्रदर। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेशर को भी मिल जाता है, हमारा एक्सपीरियंस इंसान को भी मिल सकता है। एक्सपीरियंस इंसान यूजुअली अपने पास्ट एम्प्लॉयज से रेफरेंस लेके जाते हैं, वेयर एज जो फ्रेशर इंसान होता है वो ऐसे इंसानों से रेफरेंस लेके जाता है जो कि उस थर्ड पार्टी से जहाँ पे भी आप जॉब लेने जा रहे हैं उनसे कनेक्टेड हो। ठीक है, सो ये है हमारे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, जो कि बोलता है मेनी एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट नेम्स, एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स ऑफ रेफरेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ नाम नहीं पूछते आपसे, समटाइम्स एड्रेस, समटाइम्स फ़ोन नंबर पूछ लेते ताकि फ़ोन लगा के पूछे कि आपके यहाँ पे एम्प्लॉय काम करता था, आपका रेफरेंस दिया है उसने यहाँ पे, तो क्या वो अच्छा काम करता है, तो आपको पता चल जाए कि भैया ये जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये जो भी बात बोल रहा है वो सच है कि नहीं है। तो वेरिफिकेशन में काम आता है। एंड गेनिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन एन एप्लीकेंट, previous employers, known persons, teachers, university professor can act as references। अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला था previous employers का एम्प्लॉय वो दिया था रेफरेंस, तो यहाँ पे देखिए बोलते हैं previous employer से भी आप रेफरेंस ले सकते हो। नोन पर्सन, जो कि फेमस पर्सन है, मतलब मान लीजिए मैं रतन टाटा जी से रेफरेंस लेके किसी के यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, तो क्या वो मना कर पाएगा मुझे? भैया फर्स्ट ऑफ ऑल रतन टाटा जी किसी रैंडम इंसान को तो रेफरेंस देंगे नहीं, वो किसी अच्छे इंसान को ही देंगे। तो अगर उनका रेफरेंस कहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियसली सामने वाला बंदा विल कंसिडर दैट ना। तो नॉन पर्सनस का भी आप रेफरेंस लेके जा सकते हैं, पर नॉन पर्सन से आपको रेफरेंस मिलेगा कैसे वो देखना ज़रूरी है। अपने टीचर्स, आपके जो फेमस टीचर्स, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी में जो फेमस टीचर्स थे, वो अगर आपको रेफर करते हैं कहीं पे, तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनका पर्टिकुलर फील्ड में ऑलरेडी मार्केट में क्या है, नाम है, मार्केट में लोग उन्हें जानते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर भी आपको हायर कर लिया जाए। देन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, आपकी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स थे अगेन वो भी उस फील्ड से कनेक्टेड है, तो हो सकता है उनकी भी बात सुनी जाए जब व्हेन इट कम्स टू रेफरेंस। तो ये सारे रेफरेंसेस की तरह एक्ट कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा एक और स्टेप ऑफ स्टाफिंग। फिर आता है सिलेक्शन डिसीजन। अब यहाँ आप क्या करते हैं, आपने देखी सारी प्रोसेस कि ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर इंटरव्यू लिए, फिर टेस्ट लिए। अब लास्टली सब कुछ देखने के बाद आप एक इंसान को सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आपने इतने इंटरव्यूज ले लिए, इतने टेस्ट ले लिए, तो अब मतलब उन टेस्ट लेने का फायदा क्या था, क्योंकि आपको लास्टली एक इंसान को क्या करना था, सिलेक्ट करना था। तो आप इस पर्टिकुलर स्टेप में वही सिलेक्शन करते हैं जो भी आपको टेस्ट के बेसिस पे, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे, रेफरेंसेस के बेसिस पे बेस्ट इंसान लगता है, उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। द फाइनल डिसीजन हैज टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, इंटरव्यूज एंड रेफरेंस चेक्स। द व्यूज ऑफ द कंसर्न मैनेजर विल बी जनरली कंसिडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट इज हिज और हर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज। ये बोलते हैं कंसर्न्ड मैनेजर्स का डिसीजन यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाता है। मतलब मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हम एक इंसान हायर करना था, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा उसका यहाँ पे वो क्या एनालिसिस देता है, वो क्या इवैल्यूएशन करता है अपनी तरफ से, वो किस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, उन सब चीज़ों पे भी बेस्ड हो सकता है इनमें से एक का सिलेक्शन। क्योंकि देखिए आपको काम किसके अंडर करना है, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर करना है, तो वही ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा ना उसको इंसान पसंद आया कि नहीं आया। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि उनके ओपिनियन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली उन्हें ही तो नए एम्प्लॉयज़ के साथ काम करना है।
सो सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं होता, आउट ऑफ एवरीबडी जिन्होंने भी टेस्ट लिखा है, इंटरव्यू दिया है, उनके रेफरेंसेस देखे हैं, उनके बेसिस पे वो सारे क्या कर, उन सारों में से एक इंसान चूज कर लिया जाता है जो कि फाइनली आपके यहाँ पे हायर होगा फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, फॉर दैट पर्टिकुलर पोजिशन जिसके लिए वैकेंसी निकली थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन डिसीजन के बाद आता है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे इंसान को हायर करे जो कि जनरली बीमार रहता है। बिल्कुल, जब आप बॉस बनेंगे क्या आप प्रेफर करेंगे ऐसे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना जो कि 2 दिन ऑफिस आएगा, 3 दिन कमर दर्द है, पेट दर्द है, पैर दर्द है ये बोल के घर पे रहेगा? क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? सोचिए, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जो कि उसी इंसान ने प्रिपेयर की है और आज प्रेजेंटेशन वाले दिन वो बोलता है सर मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं आ सकता। क्या आप ऐसे इंसान को हायर करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसको पहले वो बीमारी नहीं थी, बाद में हो गई, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। या फिर अचानक से सर दर्द हो गया, दैट्स अगेन अ डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पे मेडिकल चेकअप में ये देखा जाता है कि उसको पहले से कुछ डिसीजेस तो नहीं है जो कि इस नेचर की हैं कि वो चलती जाएंगी, परमानेंट नेचर की है काइंड ऑफ, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन एंड बिफोर द जॉब ऑफर इज मेड द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट। जॉब ऑफर मिलने से पहले, जॉब ऑफर मिलने से पहले और सिलेक्शन के बाद, दोबारा से बता देती हूँ किसके बाद किससे पहले। अभी आपने सिलेक्शन डिसीजन पढ़ा है, उसके बाद और जॉब ऑफर जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो मिलने से पहले यहाँ पे होता है इंसान का मेडिकल फिटनेस टेस्ट जिसमें देखा जाता है वो मेडिकली कितना फिट है। आपको बाद में 100 बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये एनालाइज किया जाएगा कि अभी आपको कितनी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है या जो परमानेंट नेचर पे चले आ रही हैं। जैसे माइग्रेन प्रॉब्लम, अगर आपको माइग्रेन प्रॉब्लम है तो और आपकी जॉब ऐसी है जिसमें दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो कोशिश करेंगे आपको ना हायर करें, क्योंकि माइग्रेन प्रॉब्लम वालों को बहुत जल्दी सर दर्द होने लग जाता है। ठीक है, द जॉब ऑफर इज गिवन टू द कैंडिडेट बीइंग डिक्लेयर्ड फिट आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन। जॉब ऑफर सिर्फ उन्हें ही दी जाती है जो कि फिट डिक्लेयर हो जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद। सो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नोबडी वांट्स टू अपॉइंट ऐसा इंसान जो कि बीमार इंसान हो। ठीक है, सो सिलेक्शन डिसीजन के बाद हो गया हमारा दिस मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इसके बाद आता है फाइनली जॉब ऑफर जिसके बारे में अभी हमने बात करी। ये बोलते हैं आपने टेस्ट ले लिया इंसान का, आपने इंटरव्यू ले लिया उस इंसान का, आपने उसके रेफरेंसेस चेक कर लिए, आपने मेडिकल टेस्ट भी करा लिया। भैया अब क्या बचा, बेचारे को पहले ही तुम इतना परेशान कर दोगे कि आप कर लो हायर फाइनली, तो बस उसे दे दिया जाता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर का मतलब है द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज जॉब ऑफर टू द एप्लीकेंट्स हु हैव पास्ड ऑल द प्रीवियस हर्डल्स। जिन्होंने पुरानी सारी हर्डल्स को क्रॉस कर लिया है उनको फाइनली आप जॉब ऑफर देते हैं। जॉब ऑफर इज मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कन्फर्म हिज एक्सेप्टेंस। इसमें आप एम्प्लॉय को एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि सर मैम हम आपको क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ पे हायर कर रहे हैं ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। सच अ लेटर जनरली कंटेन्स अ डेट। इस लेटर में जनरली एक डेट लिखी होती है जिस तारीख से आपको ऑफिस ज्वाइन करना है, बाय विच द अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। फिर उसके बाद है The appointee must be given reasonable time for reporting। ये बोलते हैं कि भैया देखिए ये जॉब ऑफर मिला, जॉब ऑफर में इंसान को एक लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दैट इज कॉल्ड, और उसमें एक डेट मेंशन होती है जिसके बेसिस पे ये दिया जाता है कि इस डेट को तुम्हें यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब मान लीजिए वो इंसान था कैलकटा से, ठीक है, वो इंसान था कैलकटा से
ठीक है, आपने इंटरव्यू लिया भोपाल में, वो इंटरव्यू देने आ गया था, जब इंटरव्यू चल रहे थे वो आ गया था अपने यहाँ से कैलकाटा से, बट अब भोपाल में इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, फाइनली इसको अपॉइंट कर लिया गया। ओके, अब आपने उसे बोला, आज आपने उसको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है और आपने बोला कल हमें ऑफिस में मिलने चाहिए हो तुम। कैलकाटा का वो इंसान था, भोपाल में इंटरव्यू देने आया था और आप उसे बोल रहे हैं कल तुम ऑफिस में चाहिए हो हमें। अब सोचिए क्या ये पॉसिबल है? चलिए जैसे मर्जी करके एयरप्लेन की टिकट खरीद के वो आ भी जाता है, क्या वो अपना पूरा सामान ला पाएगा? ये तो है नहीं कि जॉब 1-2 दिन की है, जॉब इज लाइक काइंड ऑफ अ परमानेंट थिंग, तो उसको अपना पता नहीं कितना सामान लाना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे ये लास्ट लाइन लिखी हुई है कि आप अपॉइंटी को एक रीजनेबल टाइम ड्यूरेशन देंगे जिसके अंदर अंदर उसे रिपोर्ट करना होगा। इट्स नॉट लाइक कि आपने उसे बोल दिया कि तुम कल पहुंचो, अभी पहुंचो, मतलब आज ही आज 5 बजे मुझे तुम ऑफिस में चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उसे एक रीजनेबल टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे पॉइंट मतलब बुला सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल उसको लूज टाइम दे दो कि तुम 2 साल बाद मेरे यहाँ पे आ जाना, ऐसा भी नहीं चलता। एक रीजनेबल टाइम, एज आई सेड, रीजनेबल वर्ड यहाँ पे मेन है, ठीक है। सो जॉब ऑफर देते हैं आप मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद, और इसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? देखिए, आपने इस इंसान एक्स को हायर कर लिया, ठीक है, आप अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में इसको क्या कर रहे हो, मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, ठीक है, गुड। जब आपने इसे एम्प्लॉय किया उस टाइम पे इंटरव्यू में आपने बोला कि देखो तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, बस इतना इतना काम है, दिन में इतने इतने घंटे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। इसको बहुत सही लगा, इसको लगा इतना सा काम है, इतने से घंटे है, वाओ वेरी नाइस। तो इसने फट से पहली फुर्सत में एक्सेप्ट कर लिया इनका जॉब ऑफर। इसने बोला सर मैं तो आपके यहाँ ही काम करना चाहता हूँ बस। अब बेचारा काम करने के लिए आ तो गया, ऑफिस में जैसे ही वो आया, पहले 2-3 दिन तो इसके साथ बहुत अच्छा वो हुआ, मतलब पहले 2-3 दिन तो इसे बहुत कम काम कराया गया, बहुत आराम से, जैसे वो उनका मन करता था वैसे काम करता था, सब ऐसा चल रहा था, चलो बहुत अच्छा था। लेकिन चौथे दिन उन्होंने अपनी सही वो दिखानी शुरू कर दी, किसको? एक्स एम्प्लॉय को, ठीक है। चौथे दिन से चीजें बदल गई, ऑर्गेनाइजेशन वाले अब इसे दिन में 12 घंटे काम करवाने लग गए। चलो चौथे दिन इसने सोचा यार एक आध दिन की बात है, 3 दिन अपन ने एंजॉय भी तो किया, कर लेते हैं, तो 12 घंटे ही तो काम है, इसने कर लिया एक दिन। 5वें दिन फिर से 12 घंटे काम करा रहे हैं। फिर इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब ज्यादा काम करना पड़ता है, कर लेते हैं अपन एडजस्ट। लेकिन ये तो सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, पूरा महीना बेचारे से 12-12 घंटे काम करा रहे थे, जबकि उसे बोला था तेरे से 4-5 घंटे काम कराएंगे, और इससे बोला गया था तुझे इतना काम देंगे, लेकिन इतना काम कराया जा रहा था उससे। सोच के देखिए, आपको बताया कुछ और गया, लेकिन एक्चुअली आपके साथ कुछ और हो रहा है। अब इसने सोचा भैया एक कंप्लेंट तो बनती है इस ऑर्गेनाइजेशन की, ये कंप्लेंट करने पहुंच गया, लेकिन वहां पे सामने वाले इंसान ने उससे पूछा कि आपको कहाँ बताया गया था, कब बताया गया था कि 4 घंटे ही काम करना है? क्योंकि जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन से पूछ रहे हैं वो तो बोल रहे हैं सर हमने 12 घंटे ही बोला था इसको काम करने के लिए, और ये तो तैयार था, ये चाहता था मैं ज़्यादा चीज़ें सीखूं, इसलिए मैं 12-12 घंटे काम करूंगा। अब आप मुझे बताइए कैसे आप अपना पॉइंट प्रूव करेंगे कि उन्होंने इंटरव्यू में आपको बोला था कि 4-5 घंटे का काम रहेगा या इतना सा काम रहेगा? ये जो कॉन्वर्सेशन हुई थी इंटरव्यू में, वो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन थी, जो कि ना कहीं रिकॉर्ड की गई है ना कहीं अपलोड की गई है। तो कैसे आप शो करेंगे कि सामने वाले इंसान ने उस इंटरव्यू के चलते हुए आपको क्या क्या बोला था? क्या कोई एविडेंस है आपके पास? तो उसका आंसर है नो। तो क्या आप अपना पॉइंट प्रूव कर पाएंगे? उसका भी आंसर है नो। सो इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कर्ब करने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हटाने के लिए ये पर्टिकुलर चीज एग्जिस्टेंस में आई थी। ये जो मैं आपको बता रही हूं ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था एक्चुअल रियलिटी में।
उसके बाद इन्होंने सोचा कि कोई एविडेंस तो होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे, उस पर्टिकुलर एविडेंस पे वो इंसान भी साइन करे जिसने आपको जॉब दी है, वो इंसान भी साइन करे जो जॉब ले रहा है। और वहां से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आ गई। अब ये हटा देती हूं मैं। ये बोलते हैं आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड एंड कैंडिडेट एक्सेप्ट्स द ऑफर, certain documents need to be executed by the employer and the candidate। ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में साइन होगा? वो इंसान जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो इंसान जो एम्प्लॉयमेंट ले रहा है, ये दोनों मिलके इसे साइन करेंगे। एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है साइन करना। One such document is the attestation form. This form contains certain vital details about the candidate which are authenticated and attested by him or her। अटेस्टेशन का मतलब होता है बेसिकली साइन करना, ठीक है। मैंने वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अटेस्ट किया है, इसका मतलब क्या, मैंने वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट साइन किया है, क्लेमिंग कि ये डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ है वो सब सच है। Attestation form will be valid record for future reference. There is also a need for preparing a contract of employment procedure, work rules, termination and employment। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है टर्मिनेशन। सामने वाले इंसान ने आपको बोला था कि आप महीने में, एक महीने में 2 मिस्टेक्स करते हो, हम आपको वार्निंग देके छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने एक महीने में 2 से ज़्यादा मिस्टेक कर दी तो हम आपकी जॉब को टर्मिनेट कर देंगे, मतलब आपको ऑफिस से बाहर निकाल देंगे। जैसे टीचर बोलता है ना, मैं तुम्हें 2 वार्निंग दूंगा, तुम एक बार बोल रहे होगे मैं तुम्हें चुप कराऊंगा, दूसरी बार बोलोगे मैं तुम्हें चुप कराऊंगा, तीसरी बार बोलोगे मैं तुम्हें रूम से बाहर भेज दूंगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा है, एक मंथ में 2 मिस्टेक्स आप कर सकते हो, क्योंकि हो जाता है, ह्यूमन नेचर है, मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो 2 की हम तुम्हें वो दे रहे हैं कि वार्निंग दे के छोड़ देंगे, लेकिन जैसे तुमने तीसरी मिस्टेक की हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। अब ये आपको बोला गया, आपने एक्चुअली महीने में 5 मिस्टेक की, अब आपकी जॉब जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ऑफिस वालों ने आपको बोला चले बोरिया बिस्तर पैक कीजिए और निकल जाइए यहाँ से। आपने बाहर उनके ऑर्गेनाइजेशन के मोर्चा खड़ा कर दिया कि ये तो अपने एम्प्लॉयज को ऐसे ही निकाल देते हैं, ये तो ऐसे ही हमें लात मार के बाहर निकाल रहे हैं, ये क्या बात हुई? और आपके साथ 100 लोग और मिल गए ये सोचते हुए कि ये तो बहुत गलत बात है, आज इसके साथ हुआ है कल हमारे साथ हो सकता है, तो सबको अपने इंटरेस्ट की पड़ी थी, सबने उसका साथ दिया। ऐसे चीज़ में मुझे आप बताइए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की कोई गलती थी? ऑब्वियसली नहीं थी, बट फंस तो गया। लेकिन वही चीज़ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता, अगर यही चीज़ कि 3 मिस्टेक्स पे हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता, तो कोई भी इंसान उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयर के लिए। दोनों में क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, क्या रूल्स डिसाइड हुए हैं, क्या स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, क्या उनकी कॉन्वर्सेशन चली है, क्या उनके म्यूचुअल पॉइंट्स थे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ लिखी जाती हैं। और लिखने के बाद उनको एविडेंशियल वैल्यू मिल जाती है, वो एविडेंस बन जाती हैं। और जब कोई चीज़ एविडेंस बन जाती है तो कोई भी पार्टी किसी के ऊपर भी केस करे, ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है अपनी पॉइंट प्रूव करने का। सो ये है हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया है। इसके बाद ये बोलते हैं, बस इसके बाद ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस बोलते हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे एक इंडिविजुअल वीडियो में अलग से। फिलहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ हमने सिलेक्शन प्रोसेस भी पूरी ख़त्म कर ली है। आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई है अच्छे से। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जब भी हम आपका कमेंट देखेंगे हम अपनी तरफ से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। विद दैट, अगर आपको 11th-12th के बिजनेस स्टडीज़ में कोई भी परेशानी है तो मैग्नेट ब्रेन्स पे अलग से 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं 11th-12th बिजनेस स्टडीज़ करके, वहाँ जाके आप देख सकते हैं अपने डाउट वाले टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।